नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। तीसरी नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज पहुंचेंगे इटली। गुमला में जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू। 616 गांवों में शिविर लगाकर योजनाओं का दिया जाएगा लाभ। जामताड़ा से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो में दोपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 2 शातिर चोर पकड़ाए। चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। और राज्य के कई इलाकों में 25 मई तक आंधी और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान। वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे यात्रा से नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी। अपने दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री ने तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक देशों के साथ तकनीक और इनोवेशन में सहयोग के साथ साथ हरित क्रांति और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर हैं। आज दूसरा दिन है। नॉर्डिक सम्मेलन से इतर कई बायलैटरल्स हो रहे हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल हो चुका है, आइसलैंड के साथ, और अब डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय ये वार्ता हुई है। ये नॉर्डिक सम्मेलन से इतर है और ये जो बायलैटरल्स हैं ये कई जो साझा मुद्दे हैं उन पर विशेष मंथन और चिंतन इस वार्ता में किया गया है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन, जहां प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नॉर्वे की यात्रा पर हैं। इस शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। नॉर्वे की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज देर शाम इटली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की यहां अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। नॉर्वे में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अगले पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे और आज शाम वो इटली के लिए रवाना होंगे। उनकी 5 देशों की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव होगा। प्रधानमंत्री की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम मोदी इस दौरान अपने समकक्ष मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश काफ़ी बढ़ा है। भारत इटली में व्यापार बढ़ करके 14.25 बिलियन यूरो हो चुका है। 2029 तक 20 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है। रेमिटेंसेस की बात करें तो 2025 में भारत का निर्यात 8.55 बिलियन यूरो रहा। द्विपक्षीय व्यापार 2029 तक 20 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। रेमिटेंसेस में 594 मिलियन, सेवाओं का व्यापार करीब 1.33 बिलियन। भारत इटली का 14वां सबसे बड़ा आयात का स्रोत और भारत में लगभग 800 इटालियन कंपनीज मौजूद हैं जो कि फैशन, ऑटोमोटिव, रसायन, ऊर्जा क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में
एक महिला कैदी के गर्भवती होने के मामले को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने जेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। राज्यपाल ने मामले को संवेदनशील बताते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने भी आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उनके आवासीय कार्यालय में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने CII झारखंड स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष दीलू पारिख और टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के उपाध्यक्ष DB सुंदर रमन शामिल थे। उधर दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और रांची रेल मंडल के DRM करुणानिधि सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और रेल अधिकारियों के बीच राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं तथा रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय खंडूरी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी और जनसेवा को सर्वोपरि रखा। श्री सोरेन ने मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करने और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। भाजपा ने आज किसानों के समर्थन में बागमारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मौके पर विधायक शत्रुघ्न महतो ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने किसानों से 32 रुपए किलो अनाज खरीदने का वादा किया था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए श्री महतो ने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ₹32 क्विंटल किसान का अनाज खरीदने के बाद कही गई थी, लेकिन समय से अनाज नहीं खरीदने के कारण किसान मजबूरन औने पौने भाव बेचना पड़ा। आज किसान रोड पर है, आज किसान आत्महत्या करने के मजबूर है। इसके खिलाफ में आज हम लोग धरना दे रहे हैं हम लोग आज। और आज आप कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज देखिए होटवार जेल में जो हमारे एक बांध के साथ इस घटना घटी है कि देखिए होटवार जेल में अगर सुरक्षित नहीं है तो आप बाहर में क्या दे सकते हैं। इसलिए 2029 चुनाव में नाम रामराज की स्थापना होगी और 2 शासन वाली सरकार हेमंत सोरेन का विनाश होगा। झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर है। समिति के सदस्यों ने इस क्रम में मुंबई के एक मेट्रो स्टेशन पर विश्व प्रसिद्ध डब्बावाला एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य डब्बावालों के अद्भुत नेटवर्क, उनके अनुशासन और समय प्रबंधन को समझना था। गांधी के विधायक और समिति की सदस्य कल्पना सोरेन ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि डब्बावालों की ये व्यवस्था मेहनत, प्रबंधन तथा विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मौके पर उनके साथ समिति की सदस्य पूर्णिमा साहू भी मौजूद थीं। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने देवासी को आगे भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री मरांडी ने कहा है कि देवासी हेम्ब्रम गरीब परिवार से आती हैं। खेल की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं है। उन्होंने देवासी को अपने स्तर से आगे भी आर्थिक सहयोग करने का वचन दिया है। हम भी रहते हैं और हमारे समाज के बच्चे हैं,
तो एक बच्चे को तो हम पढ़ा सकते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतना नहीं कर सकते। तो कम से कम एक बच्चे की तो हम इतना कर ही सकते हैं व्यवस्था। हजारीबाग में भारत माता चौक से सिंदूर बाईपास तक 107 करोड़ रुपए की लागत से करीब 10 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण होगा। केंद्र सरकार की CRIF योजना से बनने वाले इस सड़क का आज स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने शिलान्यास किया। सांसद ने योजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री जायसवाल ने कहा है कि वे करीब 1.5 साल से इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए प्रयासरत थे। मौके पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि ये सड़क हजारीबाग के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बाईपास हो गया, उसके बाद में जो इंटरनल सड़क है उसको भी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता। और ये जो एरिया है आज पूरा हजारीबाग आप देखिएगा तो आकर के इसी से कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं पर इसी से लोग जो है जुटते हैं आकर के, तो उसी का ये विषय भी है। तो यहाँ से लेकर के नगवा तक मतलब जितना बाईपास हुआ है इस 4 लेन से लेकर उस 4 लेन तक का जो कनेक्टिविटी है 4 लेन कनेक्टिविटी है जो अभी किया जा रहा है। बहुत दिनों से हम लोग का प्रयास था, अभी धरातल पे उतरा है, बहुत जल्दी कार्य शुरू होगा। हजारीबाग जो आम जनों को जाम से मुक्ति मिलने का जो प्रयास हो रहा था उससे इस दिशा में काफी आगे बढ़ेगा। शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह का विकास का कार्य प्रत्येक दिन शहर में हो, ये हमारा प्रयास है और हम लोग इसको धरातल पर उतारने के लिए लगे हुए हैं। गुमला जिले में जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत हो गई है। 25 मई तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने की। इस मौके पर मौजूद जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि इस अभियान के दौरान प्रतिदिन संतृप्त एवं स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वहीं अभियान के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जिले के 616 गांवों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ग्राम जो जनजातीय बहुल ग्राम है, उन ग्रामों में आज की तिथि में अगर सेचुरेशन विभिन्न इंटरवेंशन पे नहीं प्राप्त हुआ है तो उसमें उसको इस कैंप के माध्यम से सेचुरेट के मोड में ले आना है। सेचुरेशन के लिए इसके लिए हम लोग को एक निर्देश सरकार से प्राप्त है, जिसके तहत 18 मई से लेकर के 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कार्यक्रम का ये स्लोगन दिया गया है सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से। वो कार्यक्रम हमारे गुमला जिला में भी आज से प्रारंभ कर दिया गया है। आज से उपायुक्त महोदय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। श्री शाह ने कहा कि जिस बस्तर में कभी लाल आतंक का साया था, वहां आज पूरी तरह नक्सलवाद का उन्मूलन हो चुका है। देखिए, पुनर्वास किए हुए सारे नक्सली भाइयों बहनों के लिए भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया खर्च कर एक सेंटर बनाया है, जहां अभी उनका स्किलिंग भी हो रहा है, जो निरक्षर है उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, साइकोलॉजिकल मैपिंग होकर एक नया विश्वास बढ़ने का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम उनको दे रहे हैं। और आने वाले समय में वो अपने परिवार के साथ सम्मान के साथ रहे, इस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग करने की व्यवस्था
छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार ने की है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं मानता हूं कि जिनको स्कूल से नक्सली उठा गए और वो नक्सलवादी बने, इसका कोई दोष नहीं है, वो तो विक्टिम थे। जिन्होंने हथियार डाल दिए उनको पूरा अधिकार है सिस्टम के अंदर पुनः प्रस्तापित होकर सम्मान के साथ जीने। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच उत्पन्न वैश्विक संकट को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील का असर सिमडेगा में भी देखने को मिल रहा है। यहां के लोगों का मानना है कि संभावित ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पेट्रोल डीजल की बचत करना देश हित में है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। सिमडेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोतीलाल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह अपील देश हित में की है। वे इस अपील पर खुद अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी अपने लाव लश्कर में जो पहले बहुत गाड़ी थी अब 2 गाड़ी पर ही काम चला रहे हैं और सभी को आदेश दिए हैं सरकारी तो कि जितना कटौती हो कर सकें, तो आम जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की बातों पर अपील करनी चाहिए। शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह अपील बिल्कुल व्यवहारिक है। आग लगने से पहले कुआं खोदकर आग बुझाने की तैयारी कर लेना ही बुद्धिमानी है। आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए, तो ये कहावत जो है हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री जी, और वे पहले ही लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि हमें जो है सो उपाय ये है कि वे जैसे घर के बजट को घर का मुखिया जो है सो सोचता है कि हम किस प्रकार से घर को चलाएंगे, उसका पहले से ही व्यवस्था करने का उपाय सोचता है। व्यवसायी अमरदीप प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील में आम लोगों का व्यक्तिगत हित छुपा है। युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है, इसलिए सबों को सतर्क रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह अपील स्वागत योग्य है। हमें निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल के खपत में कमी लानी चाहिए। वहीं व्यवसायी संजय केसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल की खपत में कटौती करना समय की मांग है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम देशवासियों को अपील की है कि हम लोग को कम डीजल पेट्रोल चलाना है, कम खर्च में हम लोग को अति करना है और हम लोग को सोना नहीं खरीदना है। ये अपील किए हैं। इससे पूरा विश्व में युद्ध का जो संकट है उसे हमारे भारत देश में असर हो रहा है। इसे अभी से ही हम लोग अगर ये खर्च में कटौती करें तो हमारा देश और मजबूत रहेगा। इससे हम लोग को सहायता सबको मिलता रहेगा। इस तरह प्रधानमंत्री की अपील का सिमडेगा में व्यापक असर देखा जा रहा है। यहाँ के लोग पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के साथ साथ फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। भारत सरकार के कृषि विभाग और ICAR प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग को लेकर 1 जून से 15 दिनों तक देशव्यापी खेत बचाओ अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गांव में जाकर किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर संतुलित खाद का उपयोग करने के लिए जागरूक करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस साल खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने, ICAR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे। मतलब जिस तत्व की कमी हो उसके हिसाब से कौन सा खाद डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। कई बार वो अनावश्यक डाला जाता है क्योंकि हम खाद भी इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए एक अभियान ही चलेगा। खेत बचाओ अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसको और संगठित ढंग से
हम 1 जून से 15 दिन के लिए पूरे देश में चलाएंगे, ताकि आवश्यक खाद का उपयोग बिल्कुल किसान करें, लेकिन अनावश्यक उपयोग ना हो कि जरूरत ही नहीं है और हम डालने का काम कर रहे हैं। तो ये खेत बचाओ अभियान में हम किसान भाई बहनों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनको जागरूक करने का प्रयत्न करेंगे। जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। स्थानीय पुलिस ने करमाटाड़ थाना के रत्नोडी पहाड़िया टोला में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों में एक सिम सप्लाई करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। इन अपराधियों के पास से 5 मोबाइल, 6 सिम, 3 एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये अपराधी महाराष्ट्र, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल के लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। टीम के द्वारा वहां छापेमारी की गई, जिसमें कुल 4 एक जगह से और एक अभी जो सिम प्रोवाइडर है उसकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। 2 अलग अलग मामले इसमें दर्ज किए गए हैं। पहले वाले केस में 4 अभियुक्त नामजद हैं, दूसरे में 1 अभियुक्त है। इन दोनों केसों में जो जब्ती हुई है उसमें मोबाइल 5 है, सिम कार्ड 6 है, एटीएम 3 है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोटरसाइकिल 1 की संख्या में जब्त हुआ है। इस तरह की जो इनका जो मोडस था, कार्य क्षेत्र था, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल के लोगों को ये लोग टारगेट करते थे। बोकारो में बाइक चोरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीएस सिटी थाना पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लोगों ने इस पे इनपुट जनरेट करके उसके बाद छापामारी किया। छापामारी करने के बाद जो है इसमें 2 व्यक्ति जो है गिरफ्तार किए गए हैं, धीरज कुमार एवं अर्पित कुमार। इन दोनों के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों सेम केस में ही जरीडी एवं बालीडीह थाना से पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। अभी ये बाइक चोरी में इन लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें टोटल 5 बाइक रिकवर हुआ है, जिसमें एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक है, एक बजाज पल्सर NS बाइक है, एक बजाज पल्सर बाइक है, एक हीरो ग्लैमर बाइक है, एक हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल है। तो टोटल 5 बाइक हम लोग रिकवर किए हैं। अभी हम लोग और इन लोगों से पूछताछ करके और भी बाइक को रिकवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। रांची जिले की पिठौरिया थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पिठौरिया में एक कुआं से पंप सेट की चोरी मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी के पंप सेट और एक मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। वहीं काटमकुली गांव में नगद सहित चांदी के आभूषण चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 5,000 रुपए जब्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 25 मई तक आंधी और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 25 मई तक गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा को छोड़कर राज्य के शेष भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कल बोकारो और धनबाद में वज्रपात के साथ बारिश होने के आसार हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 मई को बोकारो, धनबाद, कोडरमा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
और आइए अब जानते हैं कि किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। उन्नीस मई साल 1824 को नाना साहेब का जन्म महाराष्ट्र के वेणुग्राम में हुआ। वे साल 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शिल्पकार थे। नाना धोंडू पंत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने बालक नाना को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया, जिस वजह से वे नाना राव भी कहलाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के देहांत के बाद नाना राव ने मराठा साम्राज्य के 14वें पेशवा पद की दावेदारी की। जब मेरठ में क्रांति का श्री गणेश हुआ तो नाना साहेब ने बड़ी वीरता और दक्षता से क्रांति की सेनाओं का कभी गुप्त रूप से तो कभी प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया। 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहेब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और कुछ समय के लिए पेशवा की उपाधि भी धारण की। 19 मई साल 1904 को भारत के महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा का निधन हुआ। वे विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर होगा। उन्होंने अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए बम्बई यानी आज के मुंबई में ताजमहल होटल खड़ा किया, जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अनूठा होटल है। जिन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, ताजमहल होटल इसी दमनकारी नीति का करारा जवाब था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। तीसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज पहुंचेंगे इटली। गुमला में जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू। 616 गांवों में शिविर लगाकर योजनाओं का दिया जाएगा लाभ। जामताड़ा से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो में 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 2 शातिर चोर पकड़ाए। चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। और राज्य के कई इलाकों में 25 मई तक आंधी और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान। वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी।